Hello students, how are you? In the previous chapter we have discussed about the chapter center of mass and the rotational motion. वो chapter हम complete कर चुके हैं, उससे related exercise, example सब कुछ complete कर चुके हो. अगर आपको उसकी details चाहिए तो नीचे link के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास के पूरे चैप्टर्स मिलेंगे आपको. इज दैट क्लियर? आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग योर व्हाट ग्रेविटेशन. तो आज हमारा टारगेट है टू हैव अ लिटिल बिट स्टडी अबाउट व्हाट ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन जब चैप्टर गो थ्रू करेंगे तो उसमें कौन से टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. द वेरी फर्स्ट थिंग एज यूजुअल we are going to discuss about what? Introduction. In this chapter we are going to discuss with Kepler's law, Newton, universal law of gravitation, universal gravitational constant या universal constant of gravitation, acceleration due to gravity, gravitational intensity, gravitational potential and potential energy in the earth gravitational field, escape energy and escape speed, and lastly we are going to discuss about what? Satellites. मतलब ये पूरे चैप्टर में ओके हम कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे? केपलर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ओनली 7 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. इज दैट क्लियर? अभी ये नॉर्मली मैं जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो मैं इस तरह का क्यों फ्रेम आउट देता हूं आपको, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स की लाइफ में, एग्जाम के टाइम पे इतने सारे चैप्टर्स होते हैं. अप्रॉक्सीमेटली फिजिक्स की बात करूं तो 32 के चैप्टर्स के आसपास है. अभी कॉम्पिटिटिव सेक्शन आप देते हो या बोर्ड देते हो, बोर्ड में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो मिनिमम 15 चैप्टर्स है. अभी जब व्हेन वी केम अक्रॉस, जब हम एग्जाम में 3 आवर्स के लिए बैठे हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं. इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को इस तरह हमेशा ट्रेन करता हूं कि हम हमारे दिमाग को इस तरह ट्रेन करें कि हम चैप्टर को याद रखें और चैप्टर के सब टॉपिक्स, एक्चुअली में टॉपिक्स कौन से इंक्लूसिव है वो अगर आपको याद रहेगा तो, और वो भी सीक्वेंस में, तो उससे फायदा क्या होगा आपको कि आप चैप्टर को रिकलेक्ट करोगे. अगर कोई न्यूमेरिकल आप रीड कर रहे हो और आपको पता चला कि वो चैप्टर ग्रेविटेशन है तो आपके दिमाग में उसके रिलेटेड के कौन से टॉपिक्स है और वो टॉपिक में वो न्यूमेरिकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेदर इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो उसके फॉर्मूलाज आपको तुरंत याद आ जाएंगे. इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट इज यू हैव टू गो फॉर अ सिस्टमैटिक and very smart studies rather than doing much more job. Better is to do smart work. Is that clear? तो चलो आगे कंटिन्यू करता हूं टॉपिक को लेके, बट बिफोर गोइंग टू दैट मोस्ट वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी माय डियर स्टूडेंट्स टू फिजिक्स एक्सेलरेट. माय यूट्यूब चैनल है फिजिक्स एक्सेलरेट में P कैपिटल एंड A कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स विदाउट स्पेस. डू रिमेंबर दैट थिंग. इज दैट क्लियर? और इसके सिवाय कोई डाउट या कोई क्वेरी है ओके तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो at 9825595435 पे. इज दैट क्लियर? नाउ लेट डिस्कस विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक अबाउट इंट्रोडक्शन. इट इज सेड दैट ग्रीक वर द फर्स्ट पर्सन टू हैव अ क्यूरियस स्टडी रिगार्डिंग योर व्हाट प्लैनेट्स एंड सन. इज दैट क्लियर? उसमें एक पर्सन था टोलोमी, नियरली 2000 ईयर्स एगो. 2000 ईयर्स एगो के पहले टोलोमी ने यह कहा कि अर्थ इज एट द सेंटर एंड ऑल अदर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन रिवॉल्व अराउंड द व्हाट अर्थ, एंड जो भी पाथ है दैट इज अ विच काइंड ऑफ अ पाथ? सर्कुलर पाथ. इज दैट क्लियर और नॉट? एंड ही नेम्ड दैट थियरी टू बी अ जियोसेंट्रिक थियरी. कौन से टाइप की थियरी उन्होंने मेंशन किया? जियोसेंट्रिक थियरी. क्लियर और नॉट? अभी बारे में करेंगे. दैट इज नथिंग अदर देन आर्यभट्ट. In 5th century, that is 476 AD, all planets revolve on the circular with the sun at its center. Okay, तो हमने ये आर्यभट्ट ने ये कहा था in 5th century that जितने भी planets है वो circular path में move कर रहे हैं and sun is at the what? Center. That was in which century? 5th century, that is 476 AD. After that, one of the scientists came forward, observer बोलो या that is nothing. Who is that person? Nicholas Copernicus of Poland in 1473 to 1543. Is that clear? उन्होंने एक डेफिनेट मॉडल तैयार किया और डेफिनेट मॉडल जो था that was based on this same point that all the planets revolve on a circular path with the sun at its center, and he named that
theory has heliocentric theory and hence the Aryabhatta theory has got what support. Clear? But in those day Copernicus के ये मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया. इज दैट क्लियर? बाय वेल नोन रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट टाइम. तो ये जो भी थियरी उन्होंने दी थी हेलियोसेंट्रिक थियरी इन दोज डेज इज दैट इट वाज नॉट डैश एक्सेप्टेड. ओके, उसके बाद में गैलीलियो वाज द पर्सन जिसने सपोर्ट दिया हेलियोसेंट्रिक थियरी को. मतलब इन शॉर्ट उन्होंने निकोलस कोपरनिकस को क्या किया? सपोर्ट किया. निकोलस कोपरनिकस ने किसको सपोर्ट दिया? आर्यभट्ट की थियरी को सपोर्ट किया. And so on, it go on. Is that clear? Now, after that, Tycho Brahe of Denmark in 1546 to 1601 में he accumulated many observation about the planetary motion. उन्होंने बहुत सारी planetary motion को observation किया कि ये planet Jupiter यहाँ पे है, Saturn यहाँ पे है in the year time. Is that पूरे लाइफ टाइम तक उन्होंने ये जो भी observation किया that was with the direct eye. उनका जो भी डेटा था, इज दैट क्लियर? जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया टाइको ब्राहे ने उसको आगे जाके जॉन कैपलर दैट इज 1571 टू 1640 उन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन लिया, वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया उन्होंने एंड ही गेव अस अ लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. इज दैट क्लियर? मतलब कलेक्शन किसने किया? किस तरह इज दैट क्लियर ग्रेविटेशन या प्लैनेट्स और सन के बारे में हमको डिस्कशन हमारा स्टार्ट हुआ. पहले ग्रीक ने बताया, बाद में आर्यभट्ट ने कहा. आर्यभट्ट के थ्रू उसकी थियरी को सपोर्ट किसने किया? निकोलस कोपरनिकस की थियरी को वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट दिया नहीं, बट गैलीलियो ने सपोर्ट किया उसको. टाइको ब्राहे ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एक्यूमुलेट किए विथ हिज डायरेक्ट आइज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और ये डेटा को बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइको ब्राहे जॉन कैपलर ने विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन उन्होंने लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमें दिए. और लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कितने हैं? 3 हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया, थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स. मतलब 3 लॉज दिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ व्हाट? पीरियड. अभी आप यहां पे देखोगे तो फर्स्ट लॉ क्या है? तो फर्स्ट लॉ इज नथिंग अदर देन डैश. ऑल प्लैनेट्स मूव इन अ डैश ऑर्बिट in an elliptical orbit with the sun situated at one of the foci. अभी ये जो भी आप देख रहे हो that is a elliptical path. Is that clear? और elliptical path में ये जो मैंने ग्रीन कलर ड्रॉ किया है that is at axis. ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस एंड यहां पे मैंने एस जहां पे लिखा है इट इज कॉल्ड एज फोकाई. तो ये जो है इसको हम फोकाई कहते हैं. ये एक और एक, ये दो फोकाई है. तो उन्होंने कहा कि कोई भी एक फोकाई पे सन इज सिचुएटेड एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. गॉट इट और नॉट? तो ऑल प्लैनेट्स मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट द वन ऑफ द फोकाई. और यहां से लेके यहां तक इसको क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस. और यहां से लेके यहां तक इसको क्या बोलते हैं? सेमी माइनर एक्सिस. इज दैट क्लियर और नॉट? इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे न्यूमेरिकल्स जब मैं डिस्कस करूंगा तब. इज दैट क्लियर? लॉ ऑफ एरिया. लॉ ऑफ एरिया जो है वो हमने प्रीवियस चैप्टर दैट इज रोटेशनल मोशन में हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में डिस्कस किया हुआ है. दैट एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? कांस्टेंट. तो एरिया जो हमने डिस्कस किया था दैट इज डी बाई डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ एल बाई एम. इज दैट क्लियर? वेयर हाफ एल एंड एम आर कांस्टेंट. तो डी बाई डी टी ऑफ ए का मतलब डी बाई डी टी ऑफ ए इज व्हाट? कांस्टेंट. मतलब इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. That is the geometrical representation of law of conservation of area of Kepler's second law of planetary motion. तो उन्होंने कहा the line joining the sun and the planet sweep equal area in equal interval of time. अभी इसका मतलब क्या है वो समझो. सेम डायग्राम है, ये आपका एलिप्टिकल पाथ है. अभी पहले एक प्लैनेट यहां पे था इन दिस पोजिशन एट अ पॉइंट P. इट मूव टू अ पॉइंट Q सपोज इन अ टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा T. ओके, तो उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया? लेट द एरिया स्वेप्ट बी व्हाट? A1. अभी हमने यहां पे ये देखा कि वही प्लैनेट R से S तक मूव किया इन अ टाइम इंटरवल ऑफ सेम टाइम इंटरवल डेल्टा T. अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एरिया A2 है, बट जब मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट किया गया तो उनको ये पता चला कि A2 इज इक्वल टू A1 विच इज इक्वल टू विच वैल्यू A, एंड
इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये जो टाइम इंटरवल हमने लिया था वो सेम लिया था, दैट इज डेल्टा टी, यहां पे भी था और यहां पे भी क्या था, डेल्टा टी ही। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट इज नथिंग अदर देन, ये सब कैलकुलेशन किसने बताया था? जॉन कैपलर ने। क्लियर और नॉट? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नाउ थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड इज नथिंग अदर देन t square is directly proportionate to a cube, where a already we have considered as what? Semi major axis। तो उसका डेफिनेशन, उसका लॉ क्या है? The square of time period t of the revolution of a planet is proportional to the cube of the semi major axis of the elliptical orbit। Once again, the square of time period t of the revolution of a planet is proportional to the cube of the semi major axis a of the elliptical orbit, that means t square is directly proportionate to a cube। होप सो ये टॉपिक यहां पे समझ में आया। अभी मेरा जो स्टार्टिंग में जो आई एम वेरी मच क्यूरियस, थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे में, कि लोग ये कहते हैं कि ग्रीक जो है दे वर द फर्स्ट पर्सन। इज दैट क्लियर? बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ understanding and knowledge, I would like to, that is my personal opinion, so it shouldn't be on the real sense। मैं डिस्कस करूंगा तो उसको होप सो कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं या मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, बट जहां तक मुझे नॉलेज है, इज दैट क्लियर? हमने हमारी हिंदू एपिक्स पढ़ी हुई है, जैसे महाभारत, रामायण। इज दैट क्लियर? महाभारत अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स एगो की बातें करते हैं एंड रामायण में 10,000 ईयर्स एगो की हम बातें करते हैं। ओके, तो वहां पे इन दोस टाइम रामायण में भी अगर हम हमारी रामायण की बुक उठा के देख ले, ओके, एपिक को, होली बुक, तो उसमें ये सब प्लैनेट्स के बारे में वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मतलब वी हैव द नॉलेज। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये सब जो नॉलेज है, इज दैट क्लियर, इट इज नॉट ऑफ अ फ्यू सेंचुरी। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये बोल सकता हूं कि 10,000 ईयर्स के पहले भी ये नॉलेज हमारे पास था। इज दैट क्लियर? बट ड्यूरिंग मीन टाइम इट हैज बीन लॉस्ट, वंस अगेन रीडिस्कवर्ड एंड रीडिस्कवर्ड, एंड टुडे वी नो ड्यू टू द वेरी मच इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, आज हमें यह पता है कि सन इज एट द वन ऑफ द फोकाई एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर मूविंग revolving around the what? Sun as the center is the in an elliptical path। Hope so आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। क्लियर? यहां तक हमने डिस्कस किया कैपलर्स लॉ। कैपलर्स के तीनों भी लॉ मैंने बता दिए, 1, 2 एंड 3। इज दैट क्लियर? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो न्यूटन ने हमें ये कहा था कि एवरी पार्टिकल एक्सर्ट्स force of attraction on every other particle। Is that clear? And that force is attractive in nature and that force is directly proportionate to the product of their masses and inversely proportionate to the square of the distance between them। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ओके, and let that object is separated by a certain distance, let that distance be what? R। let that distance be which value? R, and let the masses be suppose m1 and m2। then what can I say about the force? Force is equal, directly proportionate to product of their masses, and force, the same force is directly proportionate 1 by r square। तो इसको अदर वे अराउंड में बोल सकता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r square, या तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी मेनी अ टाइम्स आई कैन राइट f is directly proportionate to the r to the power -2 also। इज दैट क्लियर? कॉम्पिटिटिव सेक्शन में, एग्जाम्स में जानबूझ के वो लोग है ना आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो देते हैं, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड।
ओके, तो आपको इस ये पॉइंट को लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इट इज वन एंड द सेम. व्हाई? बिकॉज 1 by a raised to m can be written as a to the power which value minus n. Got it everyone? Clear or not? तो in short मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि f is directly proportionate to product of their masses and inversely proportionate to the square of the distance between them. Proportionality sign निकालो, तो यहाँ पे proportionality sign we have got as capital G m1 m2 by which value r square. Now this G is nothing other than universal constant of gravitation, that is capital G is equal to, अब इसको मेरे को लिखना है तो इस तरह लिख सकता हूं f r square by which value m1 m2. ओके, अभी मुझे G is called as nothing other than dash, तो G is universal gravitational constant. Is that clear? Now if I want to find out its SI unit, so what can I say about it? SI unit, तो whether I can say force जो है उसका SI unit हुआ न्यूटन, R is the distance that is meter square upon mass है तो kg into kg, तो it becomes kg square. This can also be written in the form of Newton meter square kg inverse square. Got it or not? अब इसका मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो whether I can find out the dimensional formula also? Answer is yes. फोर्स जो है उसको कैसे लिखते हैं? F का वैल्यू m to the power 1, L to the power 1, T to the power minus 2. Distance is written in the form of which value? L square. The whole upon mass है तो m to the power which value 2. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? m to the power 2 ऊपर जाएगा, तो whether I can write it will move in the numerator, so m to the power 1 minus 2, so it comes out to be m to the power minus 1, L to the power 1 into L to the power 2, so it gives rise to L to the power 3 and it will come out to be T to the power minus 2. So this is nothing other than your dimensional formula for capital G. इसका जो वैल्यू है that is nothing other than 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg inverse square. Clear or not? So ये वैल्यू इसकी कांस्टेंट है, that is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg inverse square. Now since we are discussing with the force, is that clear? तो यहाँ पे हमने फोर्स के बारे में क्या डिस्कस किया? F is equal to G m1 m2 by r square. ये जो भी हमने फोर्स के बारे में डिस्क्राइब किया, I have considered only a which kind of a quantity? Scalar quantity. इसको कौन सी क्वांटिटी कहते हैं हम? तो यहां पे हम स्केलर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं. अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द सेम फोर्स इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म. इज दैट क्लियर? तो आज का जो मेन टॉपिक जो हमारा है दैट इज नथिंग अदर देन डैश वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्लियर? नाउ वेक्टर फॉर्म है तो बट ऑब्वियस है I am going to consider Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system means x-axis, y-axis and z-axis. This will be your origin. Let's suppose मैंने ये consider किया, मेरे पास एक पार्टिकल है of mass m1 having position vector which value vector r1 with respect to origin. Another particle of mass m2 having position vector which value vector r2. Clear or not? तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? तो मुझे ये पता है कि ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. दैट इज नथिंग अदर देन विच काइंड ऑफ अ फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स. तो व्हाट कैन आई से इन दिस सिनेरियो? तो मैं ये बोल सकता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, एंड डिस्कस करूंगा दूसरा फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन. वापस रिपीट कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट क्या लिखा मैंने. ये केस में हम लोग इस तरह इसको रीड करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल वन ड्यू टू टू, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू. इज दैट क्लियर? इन द सिमिलर मैनर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन
particle 2 due to 1. Is that clear? Force acting on particle 2 due to 1. Clear everyone? अभी previous chapter में whether you have come across unit vector A, that is nothing other than vector A upon magnitude of vector A or not? Answer is yes. तो वेक्टर A को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या करना होगा? मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर विल रिप्रेजेंट व्हाट? डायरेक्शन. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. अभी यहां पे मुझे वही सेम कंडीशन लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स 1 2 इनटू इट्स डैश. अभी यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन को लेके और उसका डायरेक्शन. तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां से यहां पे और यहां से यहां पे. तो उसको मैं लिखता हूं आर कैप 1 2. अभी सी द ऑर्डर 1 2 यहां पे लिखा, यहां पे भी 1 2, यहां पे भी 1 2. इन द सिमिलर मैनर अगर मुझे यहां पे लिखना है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, देन इट कैन बी रिटन एज 2 1 आर कैप 2 1. इज दैट क्लियर? अभी मैं यहां पे सिर्फ सॉल्व करूंगा, इसको कंपैरिजन बाद में इसके साथ में करेंगे हम. इज दैट क्लियर? अभी यहां पे वेदर आई कैन राइट आर कैप 1 2 is nothing other than vector r12 upon r12. Answer is but obvious, yes. Okay, now vector r12, since the force is attractive, तो vector r2 minus vector r1 लिखूंगा. Clear or not? Now in the same way r12 can also be written in the terms of magnitude of vector r2 minus vector r1, and the interesting point in this case is आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो और उसको सिंपल आर भी लिख सकते हो. इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, सो अल्टीमेटली मुझे यहां पे मिलेगा आर कैप 1 2 इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा यहां पे? वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 द होल अपॉन r. सो आई हैव गॉट हियर this value which can be substituted in this equation. अभी और एक बात बता रहा हूं इसमें कि F12 is a which kind of a quantity? Scalar, मतलब मैग्नीट्यूड ही है. तो मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज G m1 m2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस आप 1 2 लिखो. इज दैट क्लियर? या 1 2 के बदले आप सिर्फ r लिखो. इट इज वन एंड द सेम. जैसे मैंने यहां पे बताया r12 कैन ऑल्सो बी रिटन एज विच वैल्यू? r. तो G m1 m2 by which value? r. So whether I can say this value or not. Now this both value can be substituted in this equation. Suppose आपके लिए इक्वेशन दे देता हूं मैं. Let this equation be 1, equation 2, and let this equation be what? 3. Clear? Ultimately नाउ अभी मैं सिर्फ थर्ड को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1 में, तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा वो देखो. दैट इज वेक्टर F12 इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं F r कैप 1 2. दैट मीन्स G m1 m2 बाय r स्क्वायर, और यहां पे मिलेगा r कैप 1 2. आप बहुत सारे इक्वेशंस में, न्यूमेरिकल्स में आप ये फॉर्मेट भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म. इज दैट क्लियर और नॉट? यू कैन राइट इन दिस ऑर्डर ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट जब न्यूमेरिकल आता है तो मैं ये बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस you should remember this formula because it is more convenient to solve numerical in this base, on this base, sorry. m1 g m1 m2 by r square, instead of r cap 1 2 I have to substitute equation number 2 here. तो मुझे मिलेगा
वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 द होल अपॉन विच वैल्यू r। ये क्या होगा, रेस टू 1। अभी सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, a रेस टू m इंटू a रेस टू n गिव्स यू विच वैल्यू a रेस टू m प्लस n लिख सकता हूं। तो यहाँ पे r स्क्वायर और यहाँ पे r रेस टू 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। तो whether I can write a force acting on 1 due to 2 can be written as g m1 m2 by r cube into वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। क्लियर और नॉट? सो फाइनल जो फॉर्मूला है दैट विल बी योर दिस। एंड मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में जब भी वेक्टर फॉर्म में आता है तो आई विल मेक द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला बिकॉज इट बिकम्स सिंपल फॉर मी टू कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन। क्लियर और नॉट? अभी सिंस दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, तो अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव है तो आप इसको किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करोगे? तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 है। तो मुझे अगर यहां पे बताना है तो मैं कहां पे लिखूंगा? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब उसको इधर लिखूंगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 और एरो इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, पुल। गॉट इट और नॉट? सिमिलरली आप अगर वही सेम सिनेरियो यहां पे देखोगे तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि r कैप, जैसे मैंने यहां पे लिया r कैप 21 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ r वेक्टर r2 अपॉन r21, जैसे यहां पे लिखा वैसे यहां पे वेक्टर r21, यहां पे ऑर्डर वेक्टर के फॉर्म में 1 2 था तो 2 1 किया, तो यहां पे क्या जाएगा, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर विच वैल्यू, इसका अगेंस्ट में आएगा रिवर्स ऑर्डर में। वैसे ही यहां पे r12 है तो इट कैन बी रिटन एज, सॉरी 2 1 है, तो यहां पे वेक्टर r1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 विच कैन बी रिटन एज विच वैल्यू r। तो इसके ऊपर से आपको ये पता चलेगा कि r12 लिखो या r21 इट इज इक्वल टू विच वैल्यू r। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी नथिंग अदर देन विच वैल्यू r। आप यहां से 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, इज दैट क्लियर? डिस्टेंस दोनों भी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रहेगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप यहां से यहां पे जाओ या यहां से यहां पे जाओ, डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो दिस इज गोइंग टू प्रूव दैट ये जो लिखा है मैंने, तो फ्रॉम बोथ दिस इक्वेशन whether I can write r12 will be equal to r21 which is equal to which value r। Got it everyone? ये समझ में आया कि नहीं आया? Okay, so from this point of view r cap 21 can be written as vector r1 minus vector r2 upon which value r, that is this type। ओके, अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो क्या रहेगा, सेम दोनों भी केस में। तो यहां पे फाइनल आंसर क्या आएगा, वेक्टर f फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 कैन बी रिटन एज g m1 m2 बाय r स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा r कैप, यहां पे 1 2 है तो यहां पे आपका क्या आएगा 2 1। गॉट इट और नॉट? इन द सिमिलर मैनर आगे फॉलो अप करोगे और सॉल्व करोगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू g m1 m2 बाय r क्यूब, और यहां पे आएगा वेक्टर 2 1 है तो 2 1 के बदले मैंने क्या बोला था आपको लिखने के लिए, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। अब ये सब क्यों होता है, बिकॉज इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर कि ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो यहां पे ये पूरा स्केलर क्वांटिटी है तो ये क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। तो देखो यहां पे क्या लिख सकता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये 2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 1, मतलब वो उसको खींच रहा है। क्लियर और नॉट? होप सो। सिर्फ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दिस सिनेरियो ओनली। मैंने एकदम सिंपल ऑर्डर में इसको समझाया आपको, यू कीप दिस इन माइंड एंड सॉल्व इट। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेक्टर फॉर्म रिलेटेड टू योर व्हाट, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर और नॉट? अंडरस्टूड? नाउ थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया टॉपिक में force acting on 1 due to 2 was written as g
m1 m2 by r square r cap 1 2, and force acting on 2 due to 1, it was written as g m1 m2 by r square r cap 2 1. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, स्क्वायर की जगह पे अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 2 की जगह पे वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2. सिमिलरली force acting on 2 due to 1 can be written as dash g m1 m2 by r square. यहाँ पे आएगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ओके, टिल दिस पॉइंट वी हैव एक्सप्लेन रिगार्डिंग दिस कंडीशन. यहाँ पे आपके स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? क्यूब आएगा. क्लियर और नॉट? ओके, अभी यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं. इसको थोड़ा सा एक स्टेप अहेड लेके जाता हूं. ये जो कंडीशन है डायरेक्शन, इज दैट क्लियर? अभी ये फोर्स और ये फोर्स के बारे में हम इंटर रिलेशन, इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. तो सपोज मैंने अगर ऐसा लिखा, ध्यान देना, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर क्यूब. अभी इसमें से नेगेटिव साइन बाहर निकाल रहा हूं. इज दैट क्लियर? माइनस. तो वेदर आई कैन राइट लाइक दिस, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. इज दैट क्लियर? अभी ये नेगेटिव साइन बाहर निकाल दो तो मुझे क्या मिलेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 बाय r क्यूब इनटू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1. नाउ चेक दिस थिंग, whether I can say that ये जो टर्म है, is that clear, and this term, whether both are same or not? Answer is yes. So from that point of view, whether I can write force acting on 2 due to 1 is equal to negative of force acting on 1 due to 2. Is that clear? यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये दोनों भी फोर्सेस कैसे एक्ट हो रहा है? अपोजिट इन डायरेक्शन. ये इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है और ये इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन. एंड यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये फोर्स कौन से टाइप का फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है. कौन से टाइप का फोर्स है? यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है. गॉट इट? क्लियर और नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू? अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट लिए. कितने ऑब्जेक्ट लिए मैंने? 2. अभी लेट डिस्कस विद द सेकेंड केस. अभी मैंने कंसिडर किया कि मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं, m1 m2 m3 m4, ऐसे बहुत सारे मासेस हैं. तब हम फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसके पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा कि जब भी मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 टाइप में हम कंसिडर करते हैं. वन इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर इज व्हाट? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टाइप में उसको ब्रॉडली क्लासिफाई करता हूं. वन इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. जब भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिक्स एंड आई विल मेक द यूज ऑफ सबमेशन. इज दैट क्लियर? मैं किसका यूज करूंगा यहाँ पे? सबमेशन का. जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंटीग्रेशन. क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे? इंटीग्रेशन. क्लियर और नॉट? नाउ मेरा आज का टारगेट जो है, आई विल एक्सप्लेन यू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? अभी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में I will take the help of one more principle known as principle of superposition that I name normally POS. That is nothing other than principle of superposition. By making the use of principle of superposition, I can find it out discrete distribution पे force कितना exert होता है. अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है वो देख लो in detail. सपोज मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. लेट इट बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड व्हाट? जेड एक्सिस एज यूजुअल. एक्स, वाई एंड जेड. लेट दिस बी व्हाट? ओरिजिन.
अभी मैं ये मेंशन कर रहा हूं, आई एम हैविंग अ पार्टिकल ऑफ मास m1 having position vector r1, another particle of mass m2 having position vector r2, another particle mass m3 having position vector r3, another particle m4 having position vector which value vector r4, and so on up till n numbers of particles, let it be mn having position vector which value vector rn. अब बट ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो मेरे पास जितने भी पार्टिकल्स है वो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किए। वैसे टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर? अभी अकॉर्डिंग टू द लॉ हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो फोर्स है ये m1 इज गोइंग टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन m2, at the same time the m2 is also going to exert a force on which one? m1. Is that clear? Every particle will exert a force of attraction on every other particle. उसका मतलब क्या होता है वो देखो, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पे एक्सर्ट करेगा, ये इस पे एक्सर्ट करेगा, ये इस पे एक्सर्ट करेगा, मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल एक्सर्ट द व्हाट? फोर्स ऑन ईच अदर। क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आया? अभी सॉरी, नाउ आज का जो मेरा टॉपिक है मुझे ये फाइंड आउट करना है कि सपोज मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ले लेता हूं। सपोज मैंने m2 को रिप्रेजेंटेटिव लिया जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया है। मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन 2। इज दैट क्लियर? अभी फोर्स एक्टिंग ऑन 2 की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे बताओ ये 2 पे कौन कौन एक्सर्ट करेगा फोर्स? तो वेदर आई कैन से दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। इन द सिमिलर मैनर फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू, ये 3 वाला भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा क्या नहीं करेगा? करेगा। इज दैट क्लियर? इन द सिमिलर मैनर फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 4, तो ये 2 पे ये 4 वाला भी फोर्स ऑफ क्या एक्सर्ट करेगा? अट्रैक्शन। दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 4। वैसे n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है तो वेदर आई कैन से दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। अभी आप देखो चेन को, फोर्सेस को देखो, whether all the objects are exerting a force on second particle, that is 2 particle or not? तो आंसर इज yes। तो मैं यहां पे लेता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 2 विल बी रिटन एज फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 4 plus so on up till how much? Force acting on 2 due to n particle. क्लियर? सिंपल है। अभी यही सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है यहां पे, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मेट g m2 m1 अपॉन r21 स्क्वायर, पहला ये फॉर्मेट में लिख रहा हूं, बट अभी यहां पे मुझे 21 लिखना है। इज दैट क्लियर? और यहां पे आएगा r कैप 21, सेम फॉर्मूला प्लस ऑर्डर देखना मैं क्या लिख रहा हूं, g m2 m3 अपॉन r23 स्क्वायर, और यहां पे आएगा r कैप 23। अभी ये डेरिवेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां पे सिर्फ आप r नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस डिफरेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो जब आप 2-1 की बात कर रहे हो तो आपको यहां पे 2-1 लिखना होगा, जब आप 2 और 3 की बात कर रहे हो तो यहां पे 2 and 3 लिखना होगा। क्लियर और नॉट? प्लस सो ऑन अप टिल हाउ मच? g m2 mn अपॉन r 2n स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखूंगा? r कैप 2n। क्लियर और नॉट? ये आपका फॉर्मूला हुआ रिगार्डिंग मेकिंग द यूज ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू डैश ऑल अदर पार्टिकल। क्लियर? अभी यहां पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सब में कॉमन क्या है? g, या तो फिर डायरेक्टली आप इस तरह लिख सकते हो सिंपल फॉर्मेट में। मैंने क्या यूज करने के लिए बोला है? सबमेशन। तो मैं यहां पे लिखूंगा सबमेशन ऑफ g। सब में देखो कॉमन क्या है? m2, यहां पे क्या लिखूंगा? m अपॉन r2 स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखूंगा? r कैप 2।
अभी अगर आप इसको सबको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहां पे क्या है 1 3 n, इज दैट क्लियर और नॉट? देखो सब जगह 2 कॉमन है बट 1 3 4 एंड n, तो इसको लिख रहा हूं i इक्वल टू 1 अप टिल n नंबर्स। तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन क्या करूंगा मैं i, यहां पे भी क्या आएगा i और यहां पे भी क्या आएगा i, बट यहां पे स्टेटमेंट लिखूंगा i इज नॉट इक्वल टू विच वैल्यू 2। गॉट इट और नॉट? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस तरह का स्टेटमेंट लिखता हूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन 2 वेयर i इक्वल टू 1 अप टिल n नंबर्स एंड i इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सारे के सारे पार्टिकल्स फोर्स किस पे एग्जर्ट कर रहे हैं? 2 पे। इसके लिए i वैसे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है अदर देन 2 जिसपे हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर। तो इस तरह आर कैप के फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। अदर वे अराउंड आर कैप की जगह पे हम ये वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस दैट वो फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। देखो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 कैन बी रिटन एज, वंस अगेन देखो यही सेम फॉर्मेट कैसे लिखता हूं, g m2 m1 अपॉन यहां पे r21 है तो यहां पे r21 क्यूब, बिकॉज यहां पे क्यूब आएगा, यहां पे लिखूंगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, क्लियर, प्लस g m2 m3 द होल अपॉन r23 क्यूब इन ब्रैकेट वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r2, क्लियर और नॉट, प्लस डॉट 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 अप टिल हाउ मेनी नंबर्स? n नंबर्स। सो अभी इसका मुझे जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 कैन बी रिटन एज सब्मेशन ऑफ g m2 m अपॉन r2 क्यूब इन ब्रैकेट वेक्टर r माइनस वेक्टर r2। अभी वंस अगेन सेम रूल, देखो i इक्वल टू 1 अप टिल n नंबर्स, तो यहां पे i, यहां पे i, बट यहां पे आगे आ जाएगा बिकॉज इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड i इज नॉट इक्वल टू विच वैल्यू 2। तो वंस अगेन वेदर आई हैव गॉट दैट अगर मेरे पास n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है इन द डिस्क्रीट फॉर्म, इज दैट क्लियर? तो आपको ये दो फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे सो दैट यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, इज दैट क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल इन द वेरी सिंपल ऑर्डर। होप सो ये डेरिवेशन आपको सेकेंड केस का समझ में आया। तो ये जो भी मैंने डिस्कस किया दैट वाज होल अबाउट योर व्हाट, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सटेंडेड। लेट डिस्कस विद द थर्ड केस। ये जो भी केसेस करवा रहा हूँ ये थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स और क्लियर करेंगे रिगार्डिंग सर्टन पॉइंट्स। ओके, व्हाट आर दैट पॉइंट्स? दैट्स लुक हियर। सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर, ओके, एंड मेरे पास एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है। Let that point like object be situated at a certain distance from this whole object। ये सॉलिड स्फीयर कंसिडर करो, मतलब यहाँ पे जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरा का पूरा वॉल्यूम वाइज होगा। अभी स्फीयर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो उसका वॉल्यूम तो आपको पता ही होगा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। इज दैट क्लियर? अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट लिया है, लेट दैट पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट बी मास व्हाट m। अभी बट ऑब्वियस है ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, एट द सेम टाइम ये ऑब्जेक्ट भी इस पे कौन से टाइप का फोर्स एक्सर्ट करेगा? अट्रैक्टिव। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल m है और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये जो m है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा कि इसके बहुत सारे पार्टिकल्स जो है उस पर अट्रैक्ट होगा, दैट वी हैव टू कंसिडर। इज दैट क्लियर? तो सपोज मैं ये कंसिडर करता हूँ, लेट इसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स में से मैं कोई भी दो पार्टिकल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ले रहा हूं। इज दैट क्लियर? सपोज मैंने ये कहा कि लेट दिस पार्टिकल, ये कंसीडर किया, उसके एग्जैक्टली यहां पे और एक पार्टिकल कंसीडर किया, लेट दिस पार्टिकल बी 2 एंड लेट दिस पार्टिकल बी 3 एंड लेट दिस पार्टिकल बी व्हाट 1। ओके, मेरे को एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसका रेडियस ही हुआ
और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस इसका क्या हुआ, रेडियस ही हुआ, मतलब दे आर सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो मास होगा, सपोज मैंने इसका मास m डैश रखा, तो इसका भी मास सेम ही होगा बिकॉज इट इज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, यस और नो। तो दोनों का मास क्या है, सेम है। अभी सिंपल सा रूल, यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, ये जो एंगल होगा, इज दैट क्लियर, और ये जो एंगल होगा, दोनों भी एंगल क्या होगा, सेम। लेट दैट एंगल बी थीटा एंड लेट दिस एंगल बी व्हाट, थीटा। क्लियर और नॉट। अभी मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो वेदर आई कैन से दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, इन द सिमिलर मैनर यहां पे फोर्स एग्जर्ट होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू 3। तो ये पार्टिकल भी इस पे फोर्स एग्जर्ट इस डायरेक्शन में करेगा, ये पार्टिकल भी फोर्स इसको इस डायरेक्शन में करेगा। क्लियर और नॉट, आंसर इज यस। तो दिस पार्टिकल जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा इन फ्यूचर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेट इट बी r, तो ये डिस्टेंस भी कितना हुआ r। नाउ बाय प्रिपेयरिंग FBD, मैंने वर्ड क्या यूज किया, FBD, तो वेदर आई कैन से कि इसको ओरिजिन पे रखा, यस और नो, यस। बट ऑब्वियसली फ्रॉम दैट होल पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से दैट इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे मुझे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा। यहां पे जो मिलेगा वेदर आई कैन से F1 cos थीटा, F12 cos थीटा, यस और नो, और यहां पे जो मिलेगा मुझे that is F12 sin theta। क्लियर। इन द सिमिलर मैनर यहां पे इसका भी फोर्स एग्जर्ट होगा, that is F13 cos थीटा, और यहां पे क्या होगा, F13 sin थीटा। क्लियर। अभी सिंपल सा वंस अगेन मेरे को ये बात बताओ, स्केलर में F12 कैन बी रिटन एज डैश Gm1 m2 by which value R12, yes or no, that is nothing other than Gm1 m2 by which value R square, yes or no. F13 can be written as Gm1 m3 by R13 square, that can be written as Gm1 m3 by R square. So whether I can say that from this equation F12 is equal to F13, that is equal to F, true or false, true, is that clear? So from that point of view मैं ये वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ F sin theta and this can be written as F sin theta. Now according to this condition whether ये दोनों भी forces at this point is acting in mutually opposite in direction, तो जब opposite in direction में act हो रहे तो whether they will cancel each other or not, तो आंसर इज बट ऑब्वियस यस, दे विल नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। ये लोग एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे। गॉट इट और नॉट। बट यहां पे जो है फोर्स, इज दैट क्लियर। मैं वापस यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, F cos थीटा, यस और नो, और वही पार्टिकल ऑफ मास m पे यहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है F cos थीटा। बोथ आर डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन एंड दैट टू towards the dash, इसके सेंटर पे, whether the whole mass is concentrated at center of mass or not, तो आंसर इज yes. Is that clear? तो from this whole point of view मुझे इससे क्या मैसेज मिला, ये न्यूमेरिकल से, ये न्यूमेरिकल से ये मैसेज मिला कि कभी भी कोई भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, ओके, तो उसके सेंटर को ही रिप्रेजेंट करते हो आप, डिस्टेंस भी कहां से कैलकुलेट करते हो, सेंटर टू सेंटर, उसके जो फोर्सेस भी एक्ट होंगे वो कहां पे एक्ट होंगे, though it may be a point like object or though it may be n numbers of particles of an object, is that clear? अगर ये solid sphere है तो बहुत सारे, it is made up of n numbers of what particles, but इसका जो भी force exert होगा वो कहां पे attract होगा, only on the center of mass. Is that clear or not? तो ये प्रूफ हमें देता है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, इज दैट क्लियर, आप ड्रॉ करते हो और दो ऑब्जेक्ट के बीच में, चाहे वो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हो या पार्टिकल मेड अप ऑफ n numbers of masses, is that clear,
दोनों पे जो भी फोर्सेस एक्ट होंगे दैट विल बी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। होप सो ये समझ में आ गया। क्लियर और नॉट? दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास, दैट द फोर्स इज ऑलवेज एक्सर्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। क्लियर? सेकंड, फोर्थ केस डिस्कस करते हैं इसमें रिगार्डिंग स्फेरिकल शेल। अभी स्फेरिकल शेल जिसके दिमाग में नहीं आता उनके लिए एक सिंपल सा कंडीशन कंसीडर कर लेता हूं एज एन एग्जांपल। फुटबॉल, फुटबॉल कैसा होता है? सरफेस पे उसका मास डिस्ट्रीब्यूट होता है और इंटरनली क्या होता है? एम्प्टी होता है। तो इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो एरिया वाइज होगा और फुटबॉल का एरिया का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? 4πr²। अभी हम ये कंसीडर करते हैं कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, ओके, और इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सरफेस वाइज। तो व्हाट कैन आई से अबाउट द फोर्स इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या होगा? इज दैट क्लियर? तो देखो यहां पे सपोज एक पार्टिकल यहां पे है रिप्रेजेंटेटिव, उसका डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट यहां पे ले रहा हूं। अभी ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? नलीफाई करेंगे। इन द सेम वे यहां पे एक फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे, डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट। तो जितने भी पार्टिकल्स अगर आप स्फेरिकल शेल की बात करते हो, इज दैट क्लियर? तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो लोग एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? नलीफाई करेंगे। सो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं फोर्स एक्टिंग इनसाइड विल बी ऑलवेज डैश 0 because they are mutually opposite in direction, equal in magnitude, तो they nullify each other effect. Is that clear? तो ultimately मैं बोलूंगा कि force acting inside a spherical shell will be always 0. ये सब जानना जरूरी है। Is that clear? ये मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए जो कॉन्सेप्ट वाइज, फंडामेंटल्स वाइज आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए एंड होप सो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करोगे। क्लियर? अंडरस्टूड?